तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है बच्चों आपका आपके इस फेवरेट एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शाइन विद केमिस्ट्री। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डीपी सर। तो आई होप अभी तक का आप लोगों ने 5 लेक्चर्स एंजॉय कर लिए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बच्चों। तो इन 5 लेक्चर्स में मैंने आपके मल्टीपल टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं, आपको बता दिए। तो अब जो हम लोगों को टॉपिक कवर करना है बेटा, जो हम लोगों को पढ़ना है, तो आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वो है शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड उसके बाद में हुन्स रूल, अहबाउ प्रिंसिपल, एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी जो एनर्जी डायग्राम है उसे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, पूरे टॉपिक्स जो कि जिससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है वो हम लोग पढ़ लेंगे, वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए समय ना नष्ट करते हुए हम लोग अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ओके बेटा, तो हमारे पास में जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है बच्चे, वो पढ़ना है कौन सा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले पूछा जाता है कि ऑर्बिटल होता क्या है। सबसे पहले आपके सामने ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सर कि व्हाट इज ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारे सामने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ऑर्बिटल्स होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ऑर्बिटल्स हम उन्हें बोलते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ 3 डायमेंशनल एरिया, ध्यान से सुनना बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो 3 डायमेंशनल एरिया होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर देखना चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं भाई, लैंग्वेज भी लिखा होगा। एन ऑर्बिटल इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होता है, और ये स्पेस जो होता है, ये कैसा स्पेस हम लोग मानते हैं, सबको पता होगा बेटा, यह 3D स्पेस होता है। ओके बेटा, कैसा होता है, 3D स्पेस, where the chances of finding an electron of certain energy are greatest। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वही क्या कहलाता है, ऑर्बिटल कहलाता है। और लगभग कितना, 90 to 95%, यानी कि 100% वहां भी नहीं होता है भाई। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं आगे, द ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड द शेप ऑफ दिस रीजन। ऑर्बिटल जो होता है वो अपने शेप की वजह से, इस रीजन में उसका शेप कैसा है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स डिटरमाइन करते हैं, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा है, इससे हम लोग पता लगा लेते हैं, इससे हम लोग वहां पर अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं कि कैसा शेप होता है, तो रियलिटी में आपको बता दूं, यह हम लोग देखते हैं कैसा होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल बोला जाए तो शेप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, इट इज स्फेरिकली, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। ठीक है, कैसा होता है, इट इज स्फेरिकली राइट, कैसा होता है बेटा, सिमेट्रिकल होता है, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। क्लियर, तो यहां तक आपको पता चल गया। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि अब मान लो कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नील है। मान लो ऑर्बिटल में ऐसा कोई रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा, जिसे ऑर्बिटल बोला गया। ठीक है, और ऑर्बिटल में ही मान लो कहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 है, तो हम उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। क्लियर है ना, क्या बोलेंगे, नोड। और नोड क्या होता है, इट इज द रीजन इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में एक ऐसा रीजन जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसी हो जाए, शून्य हो जाए, यही क्या कहलाता है, नोड कहलाता है बेटा। ठीक है, यही क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। क्लियर, अब देखो बेटा नोड कैसे होता है, हम लोग कैसे पाते हैं, किस तरीके से देखते हैं। तो कितने प्रकार के नोड होते हैं बेटा, 2 प्रकार के नोड होते हैं। एक होता है एंगुलर नोड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं, और एक होता है क्या, रेडियल नोड, या उसी को स्फेरिकल नोड हम लोग बोलते हैं।
ठीक है। और 2020 में ये क्वेश्चन आया और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कभी नंबर ऑफ एंगुलर नोड निकालने को बोले, यानी कि एंगुलर नोड या नोडल प्लेन, राइट, जहां पर ऐसा प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल कैसी है, निल है, बिल्कुल जीरो है, तो वही क्या कहलाएगा बेटा, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड कहलाएगा। तो एंगुलर नोड जब भी कभी किसी ऑर्बिटल का निकालेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के। और एल क्या होता है, सबको पता है, एल होता है हमारा क्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, राइट। और रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड अगर हमें निकालना है तो हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला बेटा, ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड्स होंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं n माइनस एल माइनस वन। एन क्या होता है बेटा, एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एल क्या हो जाता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्लियर है ना, और माइनस वन। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, याद रखना बेटा। टाइप्स ऑफ नोड ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक जो है ये आपको दिख रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो दिखाते हैं वो प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं किससे, वेव फंक्शन से। तो जब वेव फंक्शन और डिस्टेंस में हम लोग ग्राफ प्लॉट किया तो ये हमको ग्राफ मिला किसके लिए, 1s और 2s के लिए मिला। ओके बेटा, क्लियर। तो 1s और 2s के लिए मिला। तो जब ऐसे देखा तो ये ग्राफ जो है डिस्टेंस में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कम हो रही, और यहाँ पर देखा तो इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसी हो गई, जीरो हो गई। तो इसी पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोल दिया बेटा, नोड बोल दिया। बात समझ में आ गई। तो ये वेव फंक्शन और ग्राफ में डिस्टेंस दिखाता है, ठीक, यानी वेव फंक्शन में और डिस्टेंस में क्या करता है, ग्राफ बताता है कि जिस तरीके से जब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ने में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर इस तरीके से हमको ग्राफ मिलता जाता है, ठीक है बेटा। तो जब कभी भी हम लोग बनाते हैं तो जैसे मैं आपको अगर प्लॉट करके भी दिखाऊं तो ग्राफ कैसे प्लॉट करके दिखाएंगे बेटा, जरा इधर देख सकते हो आप लोग। हमारे पास में इस तरीके से एक ये एक्सिस है, ठीक है, आप दिख रही होगी, और दूसरी जो है हमने ये एक्सिस ले ली। अब अगर मैं कहूं कि ये ग्राफ मैं किसका बना रहा हूं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मैं 1s का बनाने जा रहा हूं, ठीक है। किसका बनाने जा रहा हूं, 1s का। यहां पर हमने क्या ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी हम कह सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इसका, और इधर क्या हो गया, r हो गया, डिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम 1s के लिए निकालते तो 1s के लिए क्या होता है, 1s के लिए सिंपली ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, इस तरीके से ऐसे देख लेते हैं। 1s के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से ऐसे घटता जा रहा है, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है घट रहा है ये, ठीक है। अब यहीं पर 1s की जगह अगला अगर हम लोग देखते हैं तो 2s के लिए कितना होता है, कैसा ग्राफ होता है, जरा देखिएगा। 2s के लिए अगर ग्राफ देखना हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, कैसा हो जाएगा, ये है, और यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया, ओके, फिट एंड फाइन। तो जब यहाँ पर देखा तो ये कैसा हो गया, ये हो गया साई स्क्वायर, और ये कैसा है, डिस्टेंस यानी r। तो यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ कैसा आता है, ये इस तरीके से घटता जाता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ घटेगा, यहाँ पे आएगा, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, और मिनिमम हो जाने के बाद फिर से क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ने लगेगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। आप समझे, यानी इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन घटेगी फिर बढ़ेगी, इस तरीके से होगा। तो जहां पर ये इस एक्सिस को टच कर जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, नोड कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम 3s का बना लेंगे, क्लियर है ना। तो याद रखना, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शून्य हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाए, निल हो जाए, यही क्या कहलाएगा बेटा, नोड कहलाता है, क्लियर है ना। तो कभी भी स्फेरिकल नोड पूछा जाए या रेडियल नोड पूछा जाए तो फॉर्मूला आपको पता है। अब मैं आपसे अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछूं, 1s के लिए बताइए क्या हो जाएगा, 2s के लिए बताइए क्या हो जाएगा, 3s के लिए बताइए क्या हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे 1s, 2s और 3s के लिए, बता सकते हैं क्या। 1s के लिए जब भी हम देखेंगे तो 1s के लिए क्या हो जाएगा, नो नोड, कोई भी नोड नहीं होता है 1s में। क्या दिख रहा है क्या 1s में, ग्राफ में देखो, नहीं, ठीक है। अच्छा 2s में अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1 नोड आ जाएगा, एक नोड आपको दिख रहा है, ये देखो इस पॉइंट पर। ऐसे ये 2s के लिए है बेटा, ऐसे 3s आ जाएगा तो 3s के लिए कितना हो जाता है, 2 नोड्स आ जाते हैं। यहाँ पर कितने नोड्स हो जाएंगे बेटा, 2 नोड्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, निकालना कैसे मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है। रेडियल नोड या एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर इस वाले पेज पर मैंने बताया। एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, एल के बराबर हो जाएगा। और रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1 है। इसी से मैंने काउंट किया है 1s 2s का। क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये तुम्हारे सामने। अब आइए हम लोग बात करते हैं पर शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो पहला ऑर्बिटल जो है वो कौन सा बेटा, एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल में एल की वैल्यू कैसी होती, 0 होती, यानी यहां पर कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता है ना। क्लियर, कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता। तो एंगुलर नहीं होगा तो हम लोग किसकी बात करेंगे, फिर रेडियल की बात करेंगे। तो एस ऑर्बिटल का कैसा शेप हम लोग लेते हैं बेटा, कैसा शेप लेते हैं, स्फेरिकल शेप लेते हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा बगल में, ये यहां पर है। एस ऑर्बिटल का कैसा शेप है, स्फेरिकल शेप है। और वहीं पर वैकेंट स्पेस जो होता है, वैकेंट रेडियल स्पेस जो होता है, दो एस ऑर्बिटल के बीच में, दो एस ऑर्बिटल के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं कि 0 होने के चांसेस होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं। ठीक है। अब ये P का आपको शेप दिख रहा है, तो अगर S का शेप पूछा जाए कैसा है, स्फेरिकल, तो P ऑर्बिटल का शेप कैसा हो जाता है, डम्बल शेप होता है। आप देख सकते हो यहां पर मेंशन भी है, कैसा शेप हो जाएगा, डम्बल शेप हो जाएगा। ठीक है। अब डम्बल शेप है तो इसमें दो लोब्स आपको दिख रहे हैं, एक ये अपर लोब है और एक ये लोब है। ठीक है ना। P ऑर्बिटल के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 1 होती है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3, -1, 0 और +1। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि P ऑर्बिटल के 3 अलग अलग ओरिएंटेशन है, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर और z एक्सिस पर। ठीक है, क्लियर। और जो दो लोब होते हैं उनको हम लोग एक प्लेन से सेपरेट करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये प्लेन से सेपरेट कर रहे हैं, इसी को हम लोग, इस प्लेन को अगर देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं बेटा, नोडल प्लेन बोल सकते हैं। अगर इस प्लेन से सेपरेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन बोलेंगे बेटा। क्लियर है ना। अब यहां पर देख भी सकते हो, ये जो आपको प्लेन दिख रहा होगा इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो ये जो आपको प्लेन दिख रहा होगा डायग्राम में, ध्यान से देखिएगा, ये x और px है, ये py है, pz है। तो ये जो आपको प्लेन दिख रहा है ये क्या कहलाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा नोडल प्लेन। इज दैट क्लियर। ऐसे यहां पर ये देखो प्लेन है, ये वाला भी नोडल प्लेन है, ये वाला भी नोडल प्लेन। यानी जो दो लोब को सेपरेट करेगा, वो सेपरेट करने वाला जो प्लेन होता है वही क्या कहलाता है, नोडल प्लेन कहलाता है। ठीक है। कितना नोडल प्लेन होगा, 1, क्योंकि तुमको पता है एंगुलर नोड जब भी निकालते हो तो एंगुलर नोड जो होता है, ठीक है, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी L के बराबर होता है। किसके बराबर होगा बेटा, L के बराबर होता है एंगुलर नोड, एजीमुथल L के बराबर। और P ऑर्बिटल के लिए अगर देखते हो तो L की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 हो जाती है। बात समझ में आ गई ना, क्लियर, राइट। तो इस तरीके से आप इसे काउंट कर सकते हो, इसे आप समझ सकते हो। 3 ओरिएंटेशन होते हैं। अच्छा, ऐसे ही जब d ऑर्बिटल की बात आएगी तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 2। तो L की वैल्यू अगर 2 है तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -2, -1, 0, +1 और +2 हो जाएगी। क्लियर। तो अब बताओ कितने तरीके के ओरिएंटेशन हुए, 5 तरीके के हुए। ठीक है ना। तो 5 ओरिएंटेशन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर। ठीक है। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, डबल डम्बल होता है। तो इसमें कितने लोब हो गए बेटा, 4 लोब। तो 4 लोब को सेपरेट करने के लिए हमें 2 प्लेन चाहिए। बात समझ में आ गया ना। ठीक है। तो 2 नोडल प्लेन होते हैं, किसको छोड़ करके, dz², यानी dz² में कोई भी नोडल प्लेन हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, क्लियर है। और किसमें किसमें 2 नोडल प्लेन होते हैं बेटा, dxy में, dyz में, dzx में, dx²y² एंड dz² होता है। आप देख सकते हो ये बना हुआ कितने, एक ये नोडल प्लेन हुआ और एक ये नोडल प्लेन हुआ। यहां पर भी देख लो बेटा, dz² में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। आप देखो कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका शेप कैसा, डोनट शेप होता है। dyz में 2 नोडल प्लेन है, dxy में 2 नोडल प्लेन है, dx²y² में आप देख सकते हो एक ऐसे है और एक ऐसे है। इस तरीके से ये जो है, ये यहाँ पर एक इस तरीके से और एक इस तरीके से आपको दिख रहा है। क्लियर है ना। तो ये बात आपको याद रखनी, समझ कर रखनी। तो टोटल कितने, 5 तरीके से होते हैं बेटा, है ना, राइट। और 2 नोडल प्लेन्स होंगे। ईच d ऑर्बिटल हैज कितना, 2 नोडल प्लेन, किसको छोड़ करके, dz²। तो यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। समझ गया ना भाई। लेकिन इसमें 2 नहीं, लास्ट वाले में 2 नहीं है, dz² में कोई भी नहीं होता है, याद रखना बेटा। ओके, फाइन।
राइट। चलो अब यहीं पर आप देख लो ऐसे जो एस ऑर्बिटल है तो एस के लिए एल की वैल्यू 0, तो नोडल प्लेन कितने हो गए, कोई नहीं। पी एक्स है एल की वैल्यू 1, तो ये वाई जेड हो गया, ठीक है। पी वाई के लिए कितना 1, तो जेड एक्स हो गया। पी जेड के लिए कितना हो गया, एल की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा नोडल प्लेन, एक्स वाई पर होगा। ऐसे डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई पर डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, एल की वैल्यू 2, लेकिन इस पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। और लिखा भी हुआ है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद रखना है क्या बेटा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन, ठीक है। इसमें सिर्फ अगर देखा जाए, अगर तुमसे पूछा जाए तो कैसी होती, कैनोनिकल नोडल सरफेस होती, कैसी, कैनोनिकल नोडल सरफेस होती। क्लियर है ना। तो बताओ बेटा, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी नोडल प्लेन की, क्लियर है ना। अब तुमसे पूछा जाए, जैसे ये जो ग्राफ दिया गया, जो चार्ट बनाया गया है, तो ये पूछ दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा बताओ डी एक्स वाई है, ओके बेटा, डी एक्स वाई है, तो डी एक्स वाई है तुम्हारे पास में, तो यहां पर नोडल प्लेन एल की वैल्यू कितनी 2 आ गई, तो कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब यहां पर अगर तुमसे पूछा जाए, ये जो 3 ऑर्बिटल्स तुमको दिख रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, क्लियर, यानी एक्सिस के बीच में होती, यानी ये तीनों जो होते हैं इनको नॉन एक्सियल भी बोलते हैं, इसलिए मैं लिख भी देता हूं डी एक्स वाई और डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये जो होते हैं ये कैसे बोले जाते हैं बेटा, नॉन एक्सियल, है ना, नॉन एक्सियल होते हैं। यानी इनमें अगर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर पाई जाती है, एक्सिस के बीच में। नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कौन सा बेटा, डी जेड स्क्वायर, ये कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं, इनमें एक्सिस पर पाई जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल आपको क्लियर हो गया बेटा, यहां तक पक्का बताओ, ठीक है। अब यहीं पर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो टॉपिक अपना है वो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो जब भी कभी हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो आपको याद रखना बेटा, एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ एन होता है। और एन क्या है मैं बता देता हूं, एन क्या होता है बेटा, यहीं पर एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर। तो जब हम लोग देखते हैं तो ये नीट का क्वेश्चन भी है, 1s 2s में किसकी ज्यादा बेटा, 2s की, एन की वैल्यू 2s 2p में इक्वल, फिर 2p एंड 3s में ज्यादा किसकी, 3s, फिर 3s 3p 3d कैसे इक्वल होती जा रही है, ठीक है। और जब कभी भी हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए देखेंगे, तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या आप यहां पर ये बोल सकते हो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए लगभग एनर्जी लेवल कैसा होता है बेटा, सेम होता है। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है तो जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की वो किसके सम के बराबर हो जाती है, n प्लस एल, जिसमें n होता है मेन एनर्जी, n कैसा हो जाएगा, मेन एनर्जी, है ना, और l कैसा हो जाएगा, साइड एनर्जी या सब एनर्जी हो जाएगी। क्लियर। और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर n प्लस एल आ जाता है, तो इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो ऑर्बिटल की एनर्जी जब निकालते हैं तो टोटल एनर्जी जो निकालते हैं वो n प्लस एल हो जाती है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं n प्लस एल रूल। क्लियर। तो जब कभी भी हम लोग देखते हैं n प्लस एल, ये किसके लिए होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए होता है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए तो लगभग कैसा होता है, सेम ही होता है। मेरी बात समझ गए ना। तो इसे याद रखना है बेटा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए जब भी हम लोग देखेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, याद रखना बेटा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए सेम हम लोग देखते हैं और सेम समझते हैं, ठीक। यहां तक किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकता है, तो कोई डाउट नहीं आएगा भाई, राइट है ना। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर n प्लस एल की वैल्यू कैसी है बेटा, सेम है, किसके लिए, 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल्स के लिए, तो एनर्जी विल बी मोर फॉर द ऑर्बिटल हैविंग लार्ज n। किसकी एनर्जी ज्यादा मानी जाएगी, मान लो 2 है,
जिनमें से एनर्जी कैसी बेटा, 2 हैं, जिनमें से n+l की वैल्यू कैसी आ रही, सेम आ रही है। n+l की वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, सेम आ रही है। ठीक है, तो n+l की वैल्यू सेम आ रही है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा मानी जाएगी, जिसमें n की वैल्यू ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए हम लोग एनर्जी हमेशा n से निकालते हैं बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए n+l से निकालेंगे। और किसकी एनर्जी ज्यादा मानेंगे जब n+l की वैल्यू सेम होगी, तो हम उसकी ज्यादा मानते हैं बेटा जिसमें n की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है, क्लियर। अब जैसे यहां पर बोला जाए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तो 4d 5p 5f 6p, करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है इनमें से किसका होगा। तो n+l निकाल लो बेटा, है ना। इसका कितना n+l आएगा, देखो भाई l की वैल्यू 2 आएगी, n की वैल्यू 4 है, तो 4 + 2 कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। इसका बता दो यार 5 + 1 कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। इसके लिए भी देखो भाई, ठीक है। 5f के लिए अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 5f के लिए, 5f के लिए f की वैल्यू 5n आया, है ना, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर, अरे बोलो यार, क्योंकि जब आप देखते हो यहां पर ऐसे समझ लो S P D F, S के लिए 0, ये 1, ये 2 और ये 3, L की वैल्यू होती है, खत्म बात। तो कितना हो जाएगा 5 + 3 हो गया ना, 5 + 3। यहां देखो 5p का मैंने कितना, 5 + 1 6 आया, 4 + 2 कितना आ गया, ठीक है। अब बताओ, तो 5 + 3 कितना आ गया बेटा, 8। 6p के लिए जब देखोगे तो 6p के लिए कितना आ जाएगा बेटा, 6 + 1 कितना आ गया, 7। तो n+l ज्यादा सबसे किस में मिला बेटा, 5f। ठीक है, तो 5f के बाद किसका हो जाएगा, 7 वाले का। 5f के बाद फिर 7 वाले का, तो 5f के बाद फिर 6p होगा। अब देखो 4d में और 5p में दोनों में n की वैल्यू कैसी आ गई, सेम आ गई, देखो 6 आ गई, और यहां पर कितना होगा, 6 आ गया। तो अब यहां पर जब दोनों में n+l सेम आ गया, तो किसका देखेंगे, जिसका n लार्ज होगा। तो कौन हो जाएगा बेटा, n लार्ज, 5p। समझ गए ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड हम लोग टिक कर देंगे आराम से, 5f 6p 5p 4d। n ज्यादा है ना, यहाँ पर n लार्ज है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए ना, क्लियर। ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी, ये पॉइंट देखते जाओ बेटा। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें एनर्जी की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल, अब डीजेनरेट ऑर्बिटल जैसे देखो dxy, है ना, dyz dzx, सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है, क्या बोला जाएगा, डीजेनरेट। ठीक, 2px 2py 2pz कैसे हो जाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, जिनमें क्या होता है बेटा, जिनमें हम लोग देखते हैं एनर्जी सेम हो जाती है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। समझ गए, राइट। तो अब हम लोग अगले अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, जिससे हम लोग कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब किसी का लिखते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एटम, अलग अलग ऑर्बिटल। द 3 प्रिंसिपल डिटरमाइन द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट। 3 प्रिंसिपल हमारे पास में है जो फिलिंग को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, ऑफ बाउ। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ये भैया कोई साइंटिस्ट नहीं है, ऑफ बाउ का मतलब होता है टू बिल्ड अप। ठीक है, क्या होता है, टू बिल्ड अप। क्लियर। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो तुमसे कभी कोई पूछे ऑर्बिटल्स की फिलिंग एटम में कौन कौन से 3 प्रिंसिपल डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहला होता है ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल को n+l रूल भी बोलते हैं, क्योंकि n+l रूल में हम जानते हैं जिसका n+l ज्यादा होता है उसकी एनर्जी कैसी होती है बेटा, ज्यादा होती है। हुन्स रूल ये बताता है कि सभी ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर उनमें स्पिन सेम होती है,
जब पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे तब वहां पर क्या होता है बेटा, तब वहां पर हम लोग देखते हैं क्या कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जब सिंगल भर चुके होंगे तो फिर क्या होती है, पेयरिंग होती है। नेक्स्ट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि जितने भी क्वांटम नंबर है, ठीक है ना, राइट, अगर मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सारे सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। माना प्रिंसिपल सेम हो गया, एजीमुथल सेम हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक भी सेम हो गया, ओरिएंटेशन मान लो सेम है, तो स्पिन तो उनकी कम से कम अलग ही होगी ना, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई ना। तो कभी भी स्पिन सेम नहीं हो सकती। एक ऑर्बिटल में जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उन दोनों की स्पिन हमेशा कैसे होगी, डिफरेंट होगी, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, क्लियर, यहां तक बताओ मुझे, कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो आइए जरा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये हम लोग करने जा रहे हैं जो हमारे पास में ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल मतलब, ऑफ बाउ का मतलब क्या मैंने बताया, बोलो बोलो, टू बिल्ड अप, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ग्राउंड स्टेट में एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब फील्ड किए जाते हैं तो कैसे फील्ड किए जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले फिल किया जाएगा, उसको सबसे पहले फिल किया जाएगा। क्लियर, बोलो यार, ठीक। तो यहां पर जो ये निकाला गया है, ये कैसे निकाला गया है, तो याद रखो बेटा, एनर्जी अभी अभी मैंने बताया, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल बेटा, n प्लस एल वैल्यू। बात समझ में आ गई ना, ठीक। और अगर यहीं पर कह दे फॉर सेम n प्लस एल वैल्यू, फॉर सेम n प्लस एल वैल्यू, अगर n प्लस वैल्यू सेम हो गई तो बेटा इस जगह पर एनर्जी जो होती है वो किसके हो जाएगी, वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी n वैल्यू के, ठीक है ना। ऐसा तब होगा जब वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाता है। ऐसा कब होगा, जब n प्लस एल की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, हालांकि अभी भी मैंने बता भी दिया है ना, और अभी भी मैंने समझा भी दिया आपको कि इस तरीके से हमको करना रहेगा, राइट। अब जैसे मैं यहीं पर तुम्हें अगर क्वेश्चन दे दूं तो कर लोगे क्या, सारे बताओ, ऑर्डर बता लोगे क्या, ऑर्डर बता लोगे? तो चलो एक क्वेश्चन देता हूं, करके बताइएगा, ठीक है। ऑर्डर बताना, सबसे पहले है 4s, 4s के बाद में है 3p, 3p के बाद में बेटा 4d, 3p के बाद में है 3d, 3p के बाद में है 3d, 3d के बाद में बेटा 4p, 4p के बाद में है 5s। ये अब मुझे आपको ऑर्डर बताना है, तो चलिए n प्लस एल वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए बताइए, यहां पर n की वैल्यू आ गई बेटा 4, l की वैल्यू आ गई 0। इस जगह पर देखोगे तो n की वैल्यू आ गई 3, l की आ गई वैल्यू 1। यहां पर जब देखते हैं n की वैल्यू आ गई 3, l की वैल्यू आ गई 2, ठीक। इस जगह पर जब देखेंगे तो n की वैल्यू आ गई 4, l की वैल्यू आ गई 1। यहां पर जब देखेंगे तो n की वैल्यू आ गई 5, l की वैल्यू आ गई 0। पक्का, ठीक। तो यहां पर सम बताओ कितना आ गया बेटा, 5, यहां पर सम बोलो 5, यहां पर भी सम 5, यहां सम 4 है ना, यहां सम 4। अब आपके सामने बड़े आराम से निकाल, जिनका सेम है उनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, n के हो जाएगी। तो ये तीनों सेम है, तो n सबसे ज्यादा किसमें है, 5 है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, बोलो 5s, है ना। तो मैंने लिख लिया सबसे ज्यादा 5s की एनर्जी। 5s के बाद फिर 4p हो जाएगा, निकाल लिया ना। 4p के बाद बोलो किसका हो जाएगा, 3d का हो जाएगा, है ना। और 3d के बाद फिर बोलो 4s,
तो सबसे कम किसका यहाँ पर हो जाएगा बेटा, 3p हो जाएगा। आराम से देख लो, यही तो हो गया ना। बताइए 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 जल्दी से, क्लियर। और इसी के सीक्वेंस हम लोग अरेंज करके ऐसे रखते हैं बेटा, n-1d, n-1d के बाद में ns, फिर np, और फिर क्या होता है n-2f का है। ऐसे हम लोग इसको जनरल लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर। याद रहेगा, गड़बड़ तो नहीं होगी ना। अगर मैं यहीं पर एक क्वेश्चन और दे दूं, अगर मान लो यहीं पर मैं एक क्वेश्चन और दे दूं, यह है तुम्हारे सामने, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है बेटा। मान लो मैंने दे दिया, यहीं पर ध्यान देना, ठीक है ना, 6s 4f, उसके बाद है बेटा 5d 6p। तो अब बता सकते हो क्या, यहां पर बता सकते हो, यहां पर सबसे ज्यादा 6p, 6p के बाद 5d, फिर 4f और फिर 6s। ये ऑर्डर हो जाएगा आराम से, ऐसे निकाल सकते हो। तो ऑफ-बाउ रूल में यही बोला गया है कि जब भी इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी यहां पर किसके, बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में, ठीक है, क्लियर। जल्दी से बताओ, ठीक। तो इस तरीके से हम एनर्जी का ऑर्डर लिख सकते हैं और उसी से फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, याद रखना इसको, ठीक है, पक्का। आगे बढ़ो, आइए जरा। तो यहां पर ऑफ बाउ आप समझ लीजिएगा, ये जो आपके सामने दिया गया ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल दोगे, मैं यहीं पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक ब्रीफ कर देता हूं। हालांकि ये मैंने आपको पढ़ाया भी है और ये मैंने बताया भी है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, SP SDP SDP, फिर है SFDP, उसके बाद है SFDP। अब S की शुरुआत 1 से करना, 1 2 3 4 5 6 7। P की शुरुआत 2 से करना, 2 3 4 5 6 7, ठीक। D की शुरुआत 3 से करना, 3 4 5 6। F की शुरुआत 4 से करना, 4 5। अब ऐसे ही बढ़ता हुआ क्रम है भाई, ऐसे आराम से देख लो, 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p, है ना, 4s 3d 4p 5s 4d। तो ऐसे ही अब देखो, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, बोलो 10 इलेक्ट्रॉन। और f में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो कभी किसी का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना होगा तो आप आराम से लिख सकते हो, है ना। और जरा यहीं पर एक बात बता देते, मान लो मुझे सोडियम का लिखना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो इलेक्ट्रॉन का 2 2 4 6 10 और 1 11 भर गया ना। अब मान लो मुझे ऐसे 19 पोटेशियम का भरना है, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया, 4s1 19 हो गया। देखो ऐसे मान लो मुझे 21 का भरना है, स्कैंडियम है, कितना हो जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 इतना हो गया कितना 18। उसके बाद 4s2 एंड 3d1 आ गया ना, ऐसे लिख सकते। ठीक है, अब यहां तक का अगर देखते हो तो ये जो है इतना कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कितना है, ऑर्गन का होता है कि नहीं होता, 18 होता है। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ऑर्गन कितना 3d1 4s2। ये मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में तुम्हें कराया भी है, क्लासिफिकेशन में बताया। अब मान लो मैंने यहीं पर बोल दिया mn, mn का कितना बेटा 25, तो इसका आराम से लिख लो बेटा, क्या हो जाएगा, ऑर्गन 18 तक, फिर कितना बेटा, फिर कितना 4s2 एंड 3d5। देखो हो गया ना आराम से, क्लियर क्लियर। जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ा जाए, फिट एंड फाइन। तो ये तुम्हारे सामने आ गया है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको समझ के रखना है। ओके बेटा, है ना। अब एक्सेप्शन देखो कहीं पर आ जाते हैं, एक्सेप्शन जैसे आ जाते हैं जैसे क्रोमियम का। ठीक है, मैं कुछ एक्सेप्शंस बता देता हूँ, एक बता देता हूँ ताकि आपको रिकैप हो जाए, है ना। इससे पहले मैंने बताया भी है। जैसे हम क्रोमियम ले रहे हैं, क्रोमियम कितना है 24 है। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे देखते हैं ना, ऑर्गन और देखते हैं 4s2 और ये कितना होता है 3d4, राइट, 3d4 यही तो होता है ना। अब s से ये जो होता है ये रॉन्ग है, ये गलत है बेटा, समझ गया ना, बोलो बोलो। तो ये हमारे पास में अगर देखा जाए तो ये हम लोग देख रहे हैं ये कैसा गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाता है, d में चला जाता है। तो ऑर्गन कितना हो जाएगा 4s1 और ये हो जाएगा 3d5, यानी ये सही है भाई, क्लियर। तो ये सही हो गया। अब ऐसा क्यों करता मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, आप आराम से समझ लो। जब आप बनाओगे तो ये हो जाएगा 4s का और ये हो जाएगा 3d का, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये किसका बेटा 3d का। सब में आप देख रहे हो सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब यहां पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन है तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया बेटा, यहां पर हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, सिमेट्री के होती है। और यहां पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रॉन, है ना। और तो और यहां पर एनर्जी एक्सचेंज सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी एक्सचेंज सबसे ज्यादा होगा। जब एनर्जी एक्सचेंज सबसे ज्यादा होगा तो ये स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या करता है, s का इलेक्ट्रॉन जब भी कभी भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड स्टेबिलिटी की बात हम लोग करेंगे, तो फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे बेटा, तो हम लोग वहां पर जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हाफ फील्ड या फुल फील्ड करेगा तो क्यों करेगा, ताकि सिमेट्रिकल हो जाए, ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज मैक्सिमम हो जाए, जिससे क्या हो जाए, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए। सेम कॉपर पर होता है बेटा, सेम कैसा होता है, कॉपर पर भी होता है। जैसे आप देख सकते हो कॉपर का कितना हो जाता है 29 होता है ना, कॉपर का कितना होता है 29 होता है। तो इसका जब लिखते हो तो क्या होता है, ऑर्गन और ये हो जाता है कितना 4s2 3d9, और ये गलत होता है क्योंकि s का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाता है। तो ये आ जाएगा क्या, ऑर्गन कितना 4s1 और 3d10 हो जाएगा, पक्का, ठीक। अब यहां पर मान लो मैं बोल दूं कि आप निकालो कॉपर प्लस आयन का, तो कॉपर प्लस आयन का जब निकालने बोलो तो s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, ऑर्गन, और यहां पर फाइनली कितना 3d10 हो जाएगा, है ना, 3d10 या बोलते हो 4s0। तो ये जो होगा ये कैसा कहलाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक कहलाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे कैसे हो गए, पेयर्ड हो गए। और डायामैग्नेटिक के साथ साथ अगर देखोगे क्यों डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहां पर बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, जीरो हो गए, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए, डायामैग्नेटिक हो गए, और साथ ही साथ कैसा हो गया, कलरलेस हो गया बेटा, कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई सर, पक्का यहां पर, ठीक। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं तुमसे और पूछ रहा हूं, ठीक है ना, द पेयर ऑफ कलरलेस आयन, बताना, द पेयर ऑफ
कलरलेस आयन, पेयर ऑफ कलरलेस आयन। ठीक, ऑप्शन पहला है तुम्हारे पास में बेटा Zn2 प्लस कॉमा Ni2 प्लस। दूसरा ऑप्शन है यहीं पर स्कैंडियम 3 प्लस कॉमा कोबाल्ट 3 प्लस। तीसरा ऑप्शन है बेटा कॉपर प्लस जिंक 2 प्लस। लास्ट ऑप्शन है यहीं पर Mn2 प्लस एंड कोबाल्ट 3 प्लस। अब इन सबका कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालोगे तो देखो कॉपर में कितना आ गया बेटा 3d10 आ गया, और जिंक में भी कितना आ गया 3d10 आ गया। दोनों में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलरलेस आयन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कलरलेस वही होगा जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे। कॉन्सेप्ट क्या आ गया यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो तो कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, और ये डाया मैग्नेटिक हो जाएगा तो कलरलेस हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे ऑफ बाउ से हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गया ना बेटा, इस तरीके से कर लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल क्या कहता है, दिस रूल एस्टेब्लिश द फाउंडेशन फॉर फिलिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल। जब सेम सबसेल दिए हो तो वहां पर उन ऑर्बिटल्स की जब फिलिंग करनी होती है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं बेटा, हुन्स रूल लगाते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन फिलिंग विल नॉट अकर इन द ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी until all available orbitals of a given subcell contain one electron each with parallel spin। मतलब कह रहा है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भरे हों। हुन्स रूल को बिल्कुल सिंपली समझ लीजिए आप। हुन्स रूल क्या कहता है, जब तक सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, ठीक है ना, जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करें तो जब तक सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक वो पेयरिंग नहीं करता है। और जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो उनकी स्पिन कैसी होगी, सेम होगी। तभी तो देखो यहां पर ये खाली है जबकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया। इसमें देखो सब में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी स्पिन कितनी बेटा, +1/2। इस वाले की स्पिन कैसी है, +1/2। इस वाले की स्पिन कैसी है, +1/2। अब यहां देखो सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पिन -1/2, इसकी -1/2, इसकी बोलो -1/2, यानी सब में स्पिन सेम। पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर क्या करना है, फिर पेयरिंग करवानी है जब सिंगल भर जाए ऑर्बिटल। और यही कौन सा रूल है, हुन्स रूल है। ठीक है, तो मुझे लगता है हुन्स रूल भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कई बार पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको बेटा ध्यान रखने की जरूरत है। अब तुम पूछोगे कि सर ये पॉलीज एक्सक्लूजन रूल से हमें मिला क्या। बेटा एक सिंपल सी बात तुम्हें बता दूं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब जो है ना किसके अकॉर्डिंग है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ही अकॉर्डिंग है। क्या, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विद एंटी पैरेलल स्पिन। यानी कि किसी भी एक ऑर्बिटल में जब हम देखेंगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। और जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी। जैसे हमारे पास एस ऑर्बिटल है, यह है तुम्हारे पास, यहां पर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। लेकिन याद रहे उनकी स्पिन कैसी होगी, एक अगर क्लॉकवाइज है सर तो दूसरा कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए तो ये देखो दोनों गलत हो गए, ये कैसा है, सही है भाई। ठीक है, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच ऑफ बाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड। ऑफ बाउ प्रिंसिपल का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, किस में वायलेट कर गया है, पहले अगर देखा जाए तो इसका आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कौन सा होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ऑफ बाउ प्रिंसिपल कहता है हमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग पहले किसमें करनी है, जिसकी एनर्जी कम हो। ठीक है ना, फिलिंग जो होती है, फिलिंग टेक्स प्लेस, फिलिंग टेक्स प्लेस, ठीक है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एनर्जी। समझ में आ गया ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर? बोलो बेटा। तो यहां तक बताओ, बात सबको समझ में आ गई है बेटा? फटाफट बताइए, यहां तक क्लियर हो गया है क्या? पक्का? तो ये हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब यहां पर आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर है, उनके कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। जहां जहां पर एक्सेप्शंस है वहां पर डिफरेंट मार्क्स से है। 29 हो गया, 24 हो गया, ठीक है ना। तो ये सारा है जो है एक्सेप्शनल जो होता है किसका, कॉपर और क्रोमियम का होता है। मैंने बता दिया किस वजह से होता है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, राइट। ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर हम लोगों को एक चीज और निकालनी है और इसमें आप लोगों को देखना रहेगा, ये जैसे किसके लिए बेटा, एनर्जी ऑर्बिटल किसके लिए है, जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। कैसे पता चला? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पैरामैग्नेटिक, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा, बोलो, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। और इसी से हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं किससे, न्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और यूनिट इसकी बीएम क्या हो जाएगी, बोर मैग्नेटॉन। ये हम लोग किससे निकालते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। क्लियर? यहां तक याद रहेगा। अब यहां पर बोला गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट तो आराम से फॉर्मूला कौन सा, जो मैंने बताया है इसी से आप लोग इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट जरूर करेंगे जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। अब इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो कौन सा बेटा, एनर्जी डायग्राम जो है, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उसको हम लोग अपने अगले टास्क में कवर करेंगे। इसको जरूर बताइएगा और इसको कृपया करके नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे, ताकि ये जब क्वेश्चंस आए तो आप लोग उनको बिल्कुल बिल्कुल सही कर दें, ठीक है। और फिर हम लोग इनका रिवीजन करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, किसी पॉइंट पे कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ओके बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोगों का कौन सा होगा, अगला टॉपिक होगा जिसमें हम लोग अपना कवर करेंगे क्या, एनर्जी डायग्राम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।